हेलो दोस्तों, मैं दीप जोशी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल जोशी टॉक्स ऑफिशियल पे। आज हम बात करने वाले ईरान इजराइल युद्ध के बारे में। कि दोस्तों, ईरान और इजराइल युद्ध को आपको समझना होगा तो उसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा 1979 में, क्योंकि ये 2026 में शुरू हुआ युद्ध नहीं, ये 1979 में शुरू हुआ युद्ध है। हाँ, 1979 के पहले ईरान और इजराइल दोनों देशों के रिश्ते सामान्य थे। हाँ, बहुत गहरे तो नहीं थे मगर सामान्य रिश्ते थे, दोस्तों की तरह रहते थे। मगर फिर 1979 में ईरान में हुआ इस्लामिक रिवॉल्यूशन, और फिर उस रिवॉल्यूशन के बाद से ईरान ने इसराइल को अपना दुश्मन देश घोषित कर दिया। इस युद्ध को समझने में हमें ये पहले जानना पड़ेगा कि 1979 में क्या हुआ था। क्यों इसराइल ने ईरान को अपना क्यों ईरान ने इसराइल को और क्यों इसराइल ने ईरान को अपना, दोनों ने एक दूसरे को अपना दुश्मन घोषित कर दिया था। क्योंकि 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था और उस रिवॉल्यूशन के बाद में ईरान ने इसराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। क्योंकि ईरान खुद को इस्लामिक दुनिया का रक्षक मानता था। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दुश्मनी जो समय के साथ और गहरी होती गई। फिर एक दौर आया प्रॉक्सी वॉर का दौर, दोनों प्रॉक्सी वॉर में चले गए। प्रॉक्सी वॉर क्या है? प्रॉक्सी वॉर एक ऐसा युद्ध है जहाँ पे दो देश या दो नेशन या दो पक्ष ए या बी, दोनों पक्षकार सीधे नहीं लड़ते, मगर लेबनान में हिजबुल्लाह था, गाज़ा में हमास था, सीरिया में मिलिट्री प्रेजेंस थी। ईरान इन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा था और इसराइल इन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। ये एक ऐसा खेल था जिसमें दोनों खिलाड़ी सामने नहीं आते। मैंने जो बताया ना, पक्ष ए और पक्ष बी दोनों सामने नहीं आते, मगर चोटें बहुत गहरी लगती है इनमें। हाँ, ईरान पूरे क्या समझता था वो, जितने भी इस्लामिक देश है उन सबका रक्षक वही है। हाँ, और इसराइल एक ज्यूस देश था, इसलिए 1979 में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ उसमें इस्लाम ज्यूस को अपना दुश्मन मानते थे, इसलिए उन्होंने फिर इसराइल को अपना दुश्मन मान लिया, क्योंकि वो एक ज्यूस देश था। फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। 28 फरवरी 2026, 28 फरवरी 2026। उसमें हुआ ये कि ईरान ने कभी सोचा भी नहीं था, अमेरिका ने एक बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया और अली खामनेई, जो ईरान के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर थे, उनकी मौत हो गई उस हमले में। हाँ, उस हमले में खामनेई की मौत हो गई और फिर तब से शुरू हुआ ये वॉर, अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक ऐसा दिन जिसने इतिहास बदल दिया था। अचानक इसराइल और अमेरिका ने मिलकर, इसराइल अमेरिका को बोल रहा था बारम्बार, ए ट्रम्प काका चलिए हमला करिए, मगर वो कर नहीं रहे थे। और जो किया तो भाई ऐसा मारा, धागा खोल दिया था पूरा पूरा बंकर बस्टर निकाल के सीधा अंदर। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, ईरान में एक मतलब जो होता है ना अपने घर में कि इसने मुझे मार दिया, हमरे को मार दिया, हमारे घर वाले को मार दिया, ईरान में पूरा गुस्सा, जनता में पूरा गुस्सा। उसके कमांडर लीडर, ईरान में दो सेना, आईजीआरएस भी और ईरानियन आर्मी भी है, सब लोग मिलकर आ गए कि नहीं, अब तो नहीं छोड़ेंगे। और उसे रिटालिएशन, बदले का युद्ध, और बदला ऐसा हुआ कि, और उस तरफ इसराइल और अमेरिका उसके एयरबेस तबाह करने पर पड़े थे, एयर डिफेंस सिस्टम डिसेबल करने के लिए पड़े थे। अमेरिका क्या कहता था कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनाना चाहिए था, न्यूक्लियर बॉम्ब, और वो बोलता है हमने उनके न्यूक्लियर प्लांट्स, मतलब जो थे न्यूक्लियर साइट्स, वो तबाह कर दी। एक तरफ अमेरिका बोल रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया नहीं है अभी तक, तो और आप बोल रहे हो न्यूक्लियर साइट्स बना दी है, तो कैसे? अमेरिका क्या करना चाहता है कि पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो हमारा ही आए, और ये अमेरिका अभी इस युद्ध में ऐसा फंस गया है तो निकल नहीं सकता है। उसको निकलना है, मगर अब ससुरा निकले कैसे? वो बोल रहा है कि अभी जाए तो जाए क्या, करे तो करे क्या। इसलिए पूरा का पूरा जो इसराइल के साथ नहीं वो ना कह सकता है ना वो निकल सकता है। इसलिए का चलो एक बार हमला ही कर देते हैं, क्योंकि ट्रंप को भी अपने वहाँ के प्रूव करना था, कांग्रेस में अपना समर्थन साबित करना था, वो करना था। उसके देश में भी विरोध चल रहा था, अपना छोटा मोटा विरोध हो रहा था। जैसे उसको लगा कि जैसे हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया मुद्रो को, वैसे गिर कर लेंगे, मगर
वो भूल गए कि ये तो ईरान है। ईरान को समझना है तो आप एक बात ध्यान रखिए, अगर ईरान को समझना है तो आप अब से नहीं 500 साल के इतिहास को देख लीजिए। आज से 500 साल पहले के इतिहास को देख लीजिए, ईरान कभी झुका नहीं है। हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने मगध, आज का पटना, वहाँ से अफगानिस्तान काबुल तक और वहाँ से ईरान तक अपना राष्ट्र फैलाया हुआ था। मौर्य साम्राज्य बोलते थे उसको। मौर्य साम्राज्य के जनक थे, वैसे चाणक्य थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था और बाद में उन्होंने राष्ट्र किया है। उसके बाद उनका लड़का हुआ बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक राजा हुए। तो फिर ये कहानी थी और ईरान तक राष्ट्र था। मगर ईरान तब से लेकर अब तक 2026 तक, 500 साल से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तब से लेकर अब तक कभी झुका नहीं है ईरान। इस ये अमेरिका ने ईरान की हिस्ट्री पढ़ी नहीं थी और वो चला गया ससुरा हमला करने। तो वापस आते इसमें टॉपिक पे, और हम बात कर रहे थे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामने की मौत हो गई। और एक ऐसा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक पल में ख़त्म हो जाए, पूरे देश का एक शक्तिशाली व्यक्ति, वो दशकों से अपने देश को चला रहा था और यहीं से असली युद्ध शुरू हुआ। ईरान ने इस हमले में सिर्फ अटैक नहीं बल्कि अपना अपमान माना कि हमारा अपमान, अभी हमारे घर में किसी को कोई मार दे, हमारे वडील बडील को, तो हमें कैसा लगेगा, ऐसा हमारा वो जो जवान लड़का होगा हमारे घर का तो हुआ तो वही कुटेगा ना सामने वाले को, ऐसा ही हुआ। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल दागी, ड्रोन भेजे गए। अमेरिका मारता था 50-50 लाख, 2-2 करोड़ की मिसाइलें, 2-2 मिलियन डॉलर जा रहे थे, और जो ईरान छुटपुटिया 2-5 लाख का ड्रोन भेज देता था। ऐसे सैकड़ों ड्रोन भेजे गए। इसराइल के कई सिटी तबाह हो गए, मिलिट्री बेस हिट हुए, सिविलियन एरियाज भी हिट किए गए। हाइफा, तेल अवीव जैसे शहरों में एक्सप्लोजन्स हुए और ब्लास्ट के साथ बदले की आग और बढ़ती गई और बढ़ती गई। ईरान नहीं अभी तो छोड़ेगा नहीं ससरे को। अब ये सिर्फ ईरान और इसराइल का युद्ध नहीं रहा, युद्ध फैलता गया। हिजबुल्ला, लेबनान भी युद्ध में कूद गया। यमन में हुतीस रिबेल जो कहते हैं, वो वैसे भी एक खतरनाक ग्रुप था कि कहीं भी हमला कर देता था। वो गल्फ देशों के लिए ऑयल फैसिलिटीज टारगेट होने लगे। मिडिल ईस्ट में जो पहले संवेदनशील था अब एक ज्वालामुखी बन चुका है। ये जो पूरा का मिडिल ईस्ट का एशिया का मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, जिसमें हम खाड़ी देश, गल्फ देश की बात कर रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतार हो गया, कुवैत हो गया, ऐसे सब देशों अब एक पूरा संवेदनशील एरिया हो गया। कई फ्लाइट्स बन गई, कई एयरलाइंस बन गई, एयर ट्रैफिक हमारा डाइवर्ट करना पड़ा। कोई मतलब बहुत बहुत, अब देखो यार पूरी दुनिया को कितनी तकलीफ हुई इसके साथ। ये मगर ये अभी टेक्नोलॉजी के युद्ध में चला गया। सिर्फ गोलियां ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल एआई का भरपूर उपयोग हुआ। इसराइल ने एआई का इस्तेमाल करके ईरान के टॉप कमांडर्स को मार दिया। दोस्तों एक ऐसी बात है कि मोसाद तो यहाँ तक कह रहा था कि इसराइल में बैठा हर तीसरे में से एक बंदा मोसाद का था। यहाँ तक ये लोग अंदर घुस चुके थे, मगर ये लोग अपने अंदर घुसने के बाद भी इसराइल के असली मिजाज को पहचान नहीं पाए कि इसराइल क्या कर सकता था। तो ईरान के टॉप कमांडर्स को भी टारगेट किया गया, पिन पॉइंट स्ट्राइक हुई, हाई लेवल असैसिनेशन हुए। ये एक ऐसा युद्ध था जहाँ इंसान नहीं बल्कि मशीनें भी फैसले ले रही थी। फिर शुरू हुआ साइबर वॉर, सिस्टम हैक हुए, पावर ग्रिड बंद हुए, कम्युनिकेशन नेटवर्क टूट गए। जब एक देश की बिजली चली जाती है तो सिर्फ अंधेरा नहीं पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। सबसे ज़्यादा इस युद्ध में अगर भुगतना पड़ता है तो वो होता है आम जनता को। हर युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुकाते हैं। हजारों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग बेघर होते हैं, बच्चे, महिलाएं, परिवार सब युद्ध का हिस्सा बन जाते हैं। आपने देखा होगा एक स्कूल पर बॉम्ब गिरा और 50 लड़कियों की मौत हो गई। वो सबसे शर्मसार वस्तु थी अमेरिका की। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप टारगेट करें, युद्ध करें, एक नेशन के खिलाफ, एक सोच के खिलाफ युद्ध करें, तो आप टारगेट कीजिए वहाँ के मिलिट्री बेस को, वहाँ के हथियारों के भंडार को टारगेट कीजिए। ये सब नहीं करना चाहिए था। और इस वॉर में अचानक दुनिया के बाकी देश भी पहले इंटरेस्ट लेने लगे। चीन ने अपनी मिडिल ईस्ट के तरीके के नहीं, हम ये दूर रुकवाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, अगर वो कुछ हुआ नहीं। रशिया भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, अमेरिका तो डायरेक्टली इन्वॉल्व था ही। जब ये दो देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का युद्ध बन गया, तब अमेरिका ने अपने जो थे नाटो, बोलते हैं नाटो एक को मारेंगे तो सब मिलकर मारेंगे, उनको बोला तो फिर ब्रिटेन ने हामी भरी, फ्रांस ने हामी भरी, कुछ कुछ यूरोप के 2-3 देश आगे आए। मगर जब ईरान के पास क्या था, ईरान के पास तुर्क का इक्का था, तेल। ये जो तेल ऑयल जो होता है पूरे
किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की, कहीं भी की सबसे अर्थव्यवस्था की बैकबोन कही जाती है। इकोनॉमी की बैकबोन होती है ऑयल। ऑयल प्राइसेस क्या होने लगे, स्काई रॉकेट होने लगे, हाई होने लगे। हर दिन नया हाई बना रहा है, हर दिन नया हाई बना रहा है, हर दिन $110 के पार जा रहा है। हर जो तेल, जो हर देश की इकोनॉमी की रीढ़ होती है, जब महंगाई होता जाता है, महंगाई होता जाता है। और जब ऑयल प्राइस बढ़ती है ना, तो क्या होता है, पेट्रोल सबसे बड़ा बढ़ता है। पेट्रोल बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन पे असर आती है। और ट्रांसपोर्टेशन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये हो रहा है, उसमें खाने का भी सामान जा रहा है, घर का सामान भी जा रहा है, किसी और का दवाइयों की जा रही है। वो अगर जो ट्रांसपोर्टेशन व्यापारी है, व्यापारी को ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ेगा तो वो आगे दाम महंगा होगा, इसलिए सब चीज़ों के दाम बढ़ने लगे। आप देखा होगा पाकिस्तान में पेट्रोल 300 रुपये बढ़ गया, 300 रुपये तक पहुंच गया। बांग्लादेश में 80% बन गया। दुबई जो तेल का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ भी तेल की कीमत बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई। अपने अपने ऑयल रिजर्व ठीक करने लगे और वो सब होता चला गया। उसके बाद भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा था युद्ध। अमेरिका अपना पीछा छुड़वाना चाहता था। अब ये गलत हो गया ससुरा, करे तो करे क्या। तो उसके बाद ईरान और इसराइल, मतलब इसराइल और ईरान ने समझौते का मतलब 45 दिन की वो जो होती है ना सीज फायर की, वो करते हैं। मगर ईरान ने मना कर दिया, अमेरिका ने दूसरा प्रपोजल दिया, वो भी मना कर दिया। तो सब, और उसके बाद उसमें आती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का संकट आ गया। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दी। ये वो रास्ता था जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता था। अगर ये बंद हो गया तो ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो गया। आपने देखा होगा कि अभी के बहुत सारे दिनों में काफ़ी देशों के स्टॉक मार्केट मतलब गिर गए, बहुत ऊपर नीचे भाव हुए। हैंसेंग पूरा डाउन हो गया, नास्टे गिर गया, S&P जो बोलते हैं डेक इंडेक्स वो 22% से गिरा। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स होने का खतरा रहा। इसलिए और ईरान ने भी बहुत सारा नुकसान झेला है, अमेरिका ने भी बहुत सारा नुकसान झेला है, इसराइल ने भी बहुत सारा नुकसान झेला। दुनिया के बाकी देशों, इंडिया के मार्केट भी कोलैप्स होने लगे। इसलिए फिर कई देशों ने शांति की कोशिश की, 45 दिन का सीज फायर प्रपोजल भी लाया, लेकिन ईरान तैयार नहीं था। इसराइल भी पीछे हटने को तैयार है। इसराइल को क्या अहंकार है। और अब एक ईरान की बात ये देख लिया आपने कि वो 500 साल से आ रहा है। इसराइल इतना छोटा सा था, उसने कभी अपना ऑफिशियल मैप नहीं बनाया। उसने कभी भी अपना ऑफिशियल मैप नहीं बनाया। वो क्या बोलता, हम विस्तार कर रहे हैं, हम विस्तार कर रहे हैं, हम विस्तार कर रहे हैं। इसराइल एक टाइम के 7 देशों के साथ युद्ध लड़ रहा था, फिर भी वो जीतता गया। इसराइल का इंटेलिजेंस इतना पावरफुल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर बन सकता है अगर अमेरिका पूरी तरह शामिल हो गया। अभी तो क्या अमेरिका हवाई हमले करके चला जा रहा है, मगर अभी अमेरिका की थल सेना है, जो आर्मी बोलते हैं, वो इन्वॉल्व हो गई, नेवी भी इन्वॉल्व हो गई। वैसे नेवी हुई थी एक बार इन्वॉल्व। अमेरिका का जो एक था युद्ध जहाज, वो वहाँ पे भेजा था उन्होंने, मगर वो वापस चला गया क्योंकि ईरान ने उस पर मिसाइल दाग दी। तो फिर क्या हो सकता है। मानवता का सवाल, हर युद्ध में एक सवाल पूछता है, क्या शक्ति सब कुछ है, क्या जीत ही अंतिम लक्ष्य है, क्या इंसानियत सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो सोचिए दोस्तों, अब क्या होगा आगे। और बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है, ये युद्ध कौन से तरफ जा रहा है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो शायद ये नहीं लिखा जाएगा कि कौन जीता, बल्कि ये लिखा जाएगा कितने लोग हारे। आज सवाल ये नहीं है कि ईरान जीतेगा या इसराइल, सवाल ये है कि क्या दुनिया इस युद्ध को झेल पाएगी। क्योंकि इतना सारा प्राइस हाइक, इतना सारी महंगाई। युद्ध तो चलो अभी कल खत्म हो जाएगा, परसों करोगे, ये युद्ध की असर कितने दिन तक चलेगी, कितने सालों तक इसकी असर रहेगी, वो देखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, कल मिलते हैं एक ऐसे और टॉपिक के साथ। समझेंगे क्यों ईरान कभी हारा नहीं है और क्यों इसराइल कभी हारा नहीं है। देखते हैं आगे की क्या संभावना है। कल पूरा डिटेल में समझाऊंगा। बने रहिए जोशी टॉक्स ऑफिशियल के साथ। थैंक यू।